On the 31st of March, in 4 days, India will reach a mammoth deadline of eliminating left-wing extremism. It is like passing of an era which political observers are likening to the end of LTTE in Sri Lanka. What started as an armed uprising against the government and the boycott of elections in the late 1960s spread to 9 states over 5 decades. By the turn of the century, about 10% of India's population and 17% of the territory came under the Red Corridor. So now, after all these years of holding sway over large swathes of India, has the Naxal movement truly been decimated? It is Friday, the 27th of March. From the Economic Times, I'm your host Nidhi Sharma, and you're listening to the Morning Brief. My colleagues Rahul Tripathi and Shantanu Nandan Sharma have been travelling through Bastar in Chhattisgarh, which is considered the last hotbed of Naxals. In this episode, I also speak to Chhattisgarh Deputy Chief Minister Vijay Sharma, who explains how the presence of security forces will be gradually scaled down over the next 18 months and how the state is training Naxals who have surrendered in special camps set up for them. But first, voices from the ground. Rahul spoke to several surrendered Naxalites. Here are 2 of them. आपका नाम पूरा क्या है? बुद्धमोहन है। अच्छा, और उम्र कितनी बताई थी आपने? 34। हाँ, और आपने कब यहाँ ज्वाइन किया था उसका मूवमेंट? 2007 में। अच्छा, तो क्यों ज्वाइन किया था ये? सर्वजनम सर उस समय जो अभियान चला उस समय पूरा उसका प्रभावित। तो आप पढ़ाई की थी? जी। अच्छा, कहाँ तक? और 8वीं तक। अच्छा, तो क्यों आप लोग फिर वापस कैसे मन बनाया आने का? जी, उसमें अभी हम लोग वही शांति वार्ता उस समय चल रहा था। उस समय मतलब सरकार के साथ हम शांति वार्ता करके हम लोग मुख्य धारा में जोड़ेंगे करके सोचे सर। अच्छा, तो आपके पूरा बैच कितना बड़ा था जो सरेंडर किया जिससे? हमारा वही 210 जन। आप कब आए थे इस कैंप में? आप आए थे उसी समय आए थे हम लोग नवंबर 2025 में। जी 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 जी। और क्या सीख रहे हो आप? राजमिस्त्री का पूरा हुआ नाम एजुकेशन में गए हैं उन लोग समीर लोगों का बैच 30 जन। अच्छा अच्छा। वहाँ पर अभी 1 तारीख से शुरू होगा बोल रहे हैं सर। अच्छा, 1 अप्रैल से? जी जी 1 अप्रैल से। मीर जी क्या हाल है? नमस्कार। नमस्कार। हम ठीक है सर। आप कितने साल की उम्र में ज्वाइन किया था मूवमेंट? मैं 18 साल उम्र में ज्वाइन। और जो वजह क्या थी? कोई मैं सबसे पहले मैं बचपन था उस समय पार्टी आया था। पार्टी पहले आई था मैं बाद में पैदा हुआ। अच्छा अच्छा। इसलिए फिर मैं मेरा आंखों से मैं देखा हूँ कि हमारा घर में 16 घरों को जला दिया सालवाजुड़ू वालों ने। वो भी देखा हूँ। पूरा घर का जितना भी संपत्ति है वो पूरा जल गया। अच्छा, तो अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरा अभी 37 है सर। अच्छा, पार्टी में क्या क्या आपका पोजीशन था? मेरा पोजीशन था वही मैं डीसीएम रैंक काम किया हूँ। और कौन सा एरिया के इंचार्ज थे आप? मैं एक एरिया की सबसे नहीं मैं पीके पूरा घूमता था। इंस्पेक्टर में जिम्मेदारी दिया था मैं। तो बंदूक दिया था? कौन सी बंदूक थी आपके पास? मेरा परमानेंट बंदूक नहीं दिया कभी एक कभी इसलिए रैसा। अच्छा, और अभी आपको जब इधर आए सरेंडर किया तो कुछ पैसे वैसे मिले आपको? अब तक नगद केस मिला है तो 5,000। अच्छा, बाकी खाते में है 55,000। अरे वाह। और घर वालों से आपकी मुलाकात हो जाती है? बात करते हो फोन पे? बात तो हो रहे अर्जेंट मिलने आते सर। कब कब आते हैं? हर हफ्ते? हाँ हर हफ्ते।
ठीक है। आ जाते। कौन कौन है आपके घर में? हमारे भैया है, भाभी है, बस उतना ही। अच्छा। भैया तो हो गया। भैया क्या करते हैं आपके? खेती करते सर, अभी खेती कर। छोटा किराना दुकान चला रहे। अच्छा, बीजापुर से ही हो आप? हाँ, बीजापुर से उसूर गिलक में कोंडापल्ली का हूँ। अच्छा, कहाँ हो आजकल? हाँ, हम लोग वही बीजापुर में है, लेकिन आरसीटी में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग चल रहा है? नहीं, 1 तारीख में शुरू होगा बोल रहे। अच्छा, क्या सिखा रहे हैं? तो अभी तक क्या सीखना नहीं बोले, लेकिन पुरुषों के लिए वही मछली पालन और लड़की लोगों को कृषि सिखाएंगे बोले। So I asked Rahul if he thinks, after all his ground reportage, that the March end deadline is realistic. Here's what he said. You never know when will this end. See, there were many states which were affected at one point of time. Even Kerala, Uttar Pradesh were impacted by this problem, and there were districts of concern which used to get special allowance, security related expenditure it was called. So now that has reduced. The Chhattisgarh, which was like the last leg, where there were around more than 30 at one point of time and more than 50 some time back, have come down to the concern of most affected district to 3. So it is on its last leg, but there are still active cadres who are there, but those surrenders are in large number and they have joined the mainstream. The thing to look forward is that how the government plans to rehabilitate in the long term. Right now, they are being imparted skill for 3 months, 2 months, 1 month, depending upon who is interested in what. But after 3 months, when they go back to their families, how much they are able to earn their livelihood and take care of their families. What if somebody tries to disturb them? All those things have to be watched. That is how the scenario is. Rahul, you'd recently visited Bastar and also Orissa. Now, what did you see there? Are there camps that are being set up where the surrendered Naxals are kept and they are giving them skill training? So, what did you really see? I went to Bijapur, one of the most notorious, most disturbed Naxal affected district in Chhattisgarh. And there I met around 80 surrendered militants. What I understood from them, they were still radicalized. So that de-radicalization, how long will it happen? Some of them who are like in the age bracket of 40, 40 plus, they have understood. But some young ones like 20, 21, 22, 23, they still thought that they can continue, but they had to come because there was no leadership. Second point is that they have realized that there is no point just roaming around with a gun and fearing for life each and every day. Among the women, some of them got married and they want to go back to families, take care of children. And third is that all these state governments recently tweaked their surrender come rehabilitation policy, which has made it lucrative. You are immediately given fund, but that fund is under strict monitoring of the agencies because it should not flow back to funding Maoism. So, did you see that there was a stigma amongst the villagers when it comes to the surrendered Maoists? I didn't see any stigma, but the fact is that they are undergoing training, they're getting 3 times meal, and their family gets to visit them every Sunday. All of them were having a smartphone like you and me, and they could even call their families, and all of them had network. So, how long do you think the government needs to watch out for this, and how crucial are the coming months? They are very crucial, but one must also understand that all these states get special funds, forces. So the question here is, can you call back the CRPF if you have the problem over? What's the answer? You can't. You can't. You have to stay there to see that they don't come back or somebody else doesn't set up their own shops in kind of extortion and this intimidation business. So that's the short reply, that it will take some time. But yeah, it has been contained to a very large extent. So, the kind of mobilization that we see of CRPF, I'm certain that it will be scaled down, or this kind of mobilization stays for, say, 4 to 6 months and then gradually they start calling back the CRPF. This can't happen in 4 to 6 months because the problem has been there since 1967. And now that you cannot wish it away in 4 to 6 months. So it will take some time.
But as of now, you saying that the kind of mobilization that we see in the core Naxal affected areas, that remains even when the final flushing operations get over and they are being rehabilitated. This remains for some time. Yeah, because the critical area, which is called Abujmar, there even ITBP has been mobilized because they want this to happen faster. Just because you have cleared that area, wind up your FOBs and come back and get redeployed somewhere else. You have to have that area domination. Earlier, the area domination for paramilitary forces was 5 kilometers, but now it has been increased to 10 kilometers. So, what happens is you go till about 10 kilometers, you see where are the hides out, how is the village, how much communication is happening. What happens is once the camp opens up, the villagers' needs also get fulfilled, like a dispensary or a treatment. So, they also feel this is kind of a CSR exercise on part of the paramilitary forces. The road to eliminating Naxalism has not been easy. As the security operations progressed, the government had the difficult task of taking development to the people who have not been able to tap into welfare schemes or, in some areas, get basics like electricity or even cast their votes. The Home Ministry sanctioned construction of 17,500 kilometers of roads, of which 15,000 kilometers have been constructed. As the flushing operations are succeeding, Naxals are increasingly surrendering, choosing a life away from violence. The state governments are keeping them in camps where they're getting skill training. But Naxalism had percolated down to the grassroots. My colleague Shantanu traveled to Abujmar, which is considered the last citadel of Naxalism and is now being mapped for the first time since independence. So I went to understand how some of the students who were Maoist run school till recently, till 2 years ago, now they are relocated to some of the government schools. How they are doing, how they are adjusting, what happened to the teachers. So that's the region I went to Buster when Maoist had the peak. They had 12 to 15 schools, mostly in the Narayanpur. Some of the like this Naxal school was running there till 2024. Then it was handed over to the Panchayat. At present, all those students are relocated to another government campus. So I met some of the students, those who are, say, 10-year-old or 12-year-old. So they remember very well what they were taught 2 years ago when the Maoists were running the school. They appointed teachers. There is no difference in the curriculum between then and now, but Police suspects that yes, those are used as breeding ground to prepare for adopting the ideology and joining the armed forces. This Abuzmar area was under T. Vasudeva Rao. He was the Central Committee member. He's mostly known as Rupesh. So in December, when I went to Buster, I interviewed him. So he surrendered in October. So he was explaining the whole things about how they install schools in various places. And interestingly, his wife is Rupi. She's a BTech turned Naxalite. And she was in charge of education department of entire Buster. So this Rupi was arrested last year, and she is now in a Telangana prison. And after she was arrested, actually all their education department also got disintegrated. Shantanu, did you interact with any of the people who had surrendered who were former Maoists? So in Ambapara, I met one former Naxals. It is interesting because she studied in that very school in 2008 to 10. So she actually mentioned names of some of these teachers. She knows most of the teachers who were appointed by the Maoist. And so she
interesting that for after studying 2 years in that school, she and some of her batchmates were approached by Bal Sangam, which is the affiliated body of the CPI Maoist, to join the party. So she joined the party in 2010 and she continued there till 2025. So 15 years she was an Naxal, and then she surrendered last year, and recently she had joined the police force. Shantanu, you spoke to the villagers also. So, is there skepticism about the current move of the government? What exactly is the mood? So many of the people, they actually suffered due to the crossfire. So they are fed up with the whole thing, in a sense that, the security forces will enter and will ask that, did you shelter any Maoist cadre? They will be very harsh. Then the Maoist will come and say, look, you made so and so. They are suspected, and there will be capital punishment. So in a sense that they are fed up and they also want peace now. I mean, they are sympathizers, but they also know it for sure that this armed movement or this armed struggle, there's no space now, because all top leaders have surrendered or killed. So, what exactly is the attitude right now? Are they hopeful? Were they really tired of the struggle? Why? What were the reasons for surrendering? What did they say about this? There are mainly two reasons. One is that, of course, there were a lot of security camps which have been established, over 100. So there's no scope for escaping or maneuverability. Now the situation is such that if they're in the jungle, so the chances of they getting eliminated is almost certain, because the number of security personnel is they outnumbered by far. So there is no way out for them. The number of left-wing extremism affected districts had come down from 126 in 2014 to 11 in the beginning of 2026. The most number of such districts is in Chhattisgarh. The state is now inching towards normalcy. The state presented its budget 2026-27 focusing on Bastar's development. Chhattisgarh Deputy Chief Minister, who's also the state's Home Minister, told me how the top Naxal leadership has surrendered. सर, आपका मॉर्निंग ब्रीफ में स्वागत है। मैं ये जानना चाह रही थी, अभी माओइज्म के खिलाफ जो लड़ाई है वो एकदम आखिरी पड़ाव पे है, तो अभी कितना और बाकी है और क्या मार्च 31 की डेडलाइन जो है वो हम पूरी कर पाएंगे? 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा छत्तीसगढ़ से, इसमें कोई संशय नहीं है। कल ही जो एक बड़ा पुनर्वास हुआ है, पापा राव अपने पूरी टीम के साथ वापस आए हैं, वही अंतिम सक्रिय DKSZC स्तर के नक्सली हमारे छत्तीसगढ़ में थे। अब उस लेवल पर भी हमारे यहाँ कोई नहीं है। DVCM लेवल पर या और एरिया कमेटी लेवल पर कुछ लोग शेष हैं, 40-45 की अंतिम संख्या शेष है, उस पर भी काम जारी है और वह भी नियत समय तक वापस आ जाएंगे। सर, आप छत्तीसगढ़ में बस्तर से हैं, आपने बहुत काम भी किया हुआ है वहां पे, तो अभी सरकार के सामने क्या चैलेंजेस हैं और अभी आगे क्या करना होगा इन सब जो पुराने नक्सली हैं उनका को रिहैबिलिटेशन में, और जो सारे गांव जो पहले जुड़े हुए नहीं थे सरकारी स्कीम से, उनको कैसे जोड़ रही है सरकार? ये बड़ा काम है। नक्सलिज्म के कारण बस्तर के गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्था, से कुछ भी नहीं पहुंच पाया। और गांव तक इन व्यवस्थाओं के ना पहुंच पाने के कारण गांव में असुविधा रही, आगे बढ़ने के अवसर समाप्त हो गए। वहां पर एक गांव से व्यक्ति को अगर महीने का राशन लेना है तो उनको 1.5 दिन की यात्रा करके जाना पड़ता था और 1.5 दिन की यात्रा करके 2 दिन की यात्रा करके वापस आना पड़ता था। इन स्थितियों के बाद अब जब सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा और ये सारे ही गांव ओपन होंगे सारे ही लोगों के लिए, सभी को मिलकर के बस्तर आगे बढ़े, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। बस्तर की अर्थव्यवस्था बस्तर के लघु वनोपजों पर आधारित हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। सर, जो सरेंडर्ड नक्सली हैं
उनको कैसे सम्मिलित कर रहे हैं अब समाज में वो जब वापस आएंगे? और 30-40 साल से, मैं अखबार में भी पढ़ रही थी, कुछ लोगों ने 40 साल तक वो नक्सली रहे। तो 40 साल के बाद वापस आएंगे उसी समाज में, कैसे उनकी एक्सेप्टेंस होगी और क्या सरकार अभी कर रही है? जितने भी पुनर्वास हुए, भारत के इतिहास का नक्सलियों का सबसे बड़ा पुनर्वास 210 की संख्या में हमारे यहाँ अक्टूबर महीने में जगदलपुर में, बस्तर में हुआ था। तभी से छत्तीसगढ़ में ये पैटर्न है कि बस्तर के समाज में मांझी, चालकी, गायता, पेरमा, पुजारी आदि आदि जो समाज के प्रमुख हैं, उन समाज के प्रमुखों ने ही उनको पुष्प दिया और उन समाज के प्रमुखों ने ही उनको अपने साथ जोड़ा। हथियार पुलिस ने रख लिया, डॉक्यूमेंटेशन पुलिस के अपने अलग थे, लेकिन स्वीकारोक्ति तो समाज की होनी चाहिए। अतः छत्तीसगढ़ में इस प्रक्रिया को अपनाया गया कि स्वीकार समाज कर रहा है। और हम सब भी ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के दायरे के अंतर्गत आप अपनी बात भी रखें और साथ ही साथ आप एक सामान्य जीवन, एक निरपराधी जीवन, इसके तरफ आगे बढ़ें। इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं उनकी कर रहे हैं। उनके जमीन के लिए वो खेती अच्छे से कर पाए, खेती के साथ वैल्यू एडिशन कुछ कर पाए, स्किल डेवलपमेंट के काम अभी हमारे रिहेबिलिटेशन कैंप्स पर चल रहे हैं। उनके जितने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को बनाने का काम चल रहा है। मैं सोचता हूँ कि 4 महीने 5 महीने जब वो हमारे पास रहते हैं, उस बीच में हफ्ते का एक दिन बांध करके उनके गांव परिवार के लोग आकर के उनके साथ रहते हैं। ऐसा 15-20 बार उनके साथ होता है। ऐसे ही ये लोग जहां पर है, इनके साथ ही जो जेल में बंद है नक्सल विषयों पर ही, उनको भी ला करके इनसे हम पुनर्वास केंद्रों पे मिलवाते हैं, ताकि जेल में बंद है उनका भी भाव बदल जाए और अगर जंगल से पुनर्वास होता है तो जेल से भी पुनर्वास हो जाए। इसके लिए ये प्रक्रिया धीरे है, स्लो है, लेकिन परफेक्ट है। आने वाले समय में ये समूचे बस्तर के विकास के कारक भी यही बनने वाले हैं, ऐसा मुझे उम्मीद होने लगा है। 31 मार्च के बाद फोर्सेस की कितनी वहाँ पे प्रेजेंस रहेगी और क्या बातें ध्यान में रखने की हैं प्रशासन के लिए? आप कैसे, मतलब सभी जगह से विड्रॉ तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी समस्या इतने दशकों से रही है, तो कैसे इसका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? 30 एरिया कमेटी होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। वो सारे ही एरिया कमेटी में कितने लोग हैं, उनके पास क्या हथियार है, ये पूरी मैपिंग हमारे पास थी। मतलब आप, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इन 2 ही वर्षों में पुनर्वासित नक्सलियों की संख्या 2900 है, 2900। मतलब उनके फोर्स में 3000 की कमी तो पुनर्वासितों की है। ऐसे ही थोड़ा गिरफ्तार भी हुए हैं, लगभग 1900 लोग गिरफ्तार हुए हैं और कुछ न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो ये संख्या कुल मिलाकर बड़ी हो जाती है, 6000-7000 के आसपास पहुंच जाती है। अब जब हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि 31 मार्च तक ये सब कुछ समाप्त होकर के क्या होगा, तो सेंट्रल के फोर्स जो हमारे यहाँ हैं, 400 हमारे कैंप बने हैं, स्टेट के फोर्सेस जो हमारे यहाँ हैं, वो उनको धीरे धीरे हम वापसी करेंगे। इंस्टेंटली करने का कोई मसला नहीं होता, लेकिन यह भी है कि 1-1.5 साल में सेंट्रल के फोर्सेस हम वापस करना चाहते हैं और ये पूरा ही एरिया डोमिनेशन हमारे स्टेट पुलिस के माध्यम से हो, इस बात के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। जब तक कि पूरी स्टेबिलिटी नहीं आती है, निर्द्वंद नहीं हो जाता है समाज, गांव के लोग खुलकर हंसने नहीं लग जाते हैं, जब तक नदियों के किनारे, तालाब के किनारे और सड़कों के किनारे आईडी बिछा हुआ है, ये सारी ही प्रक्रिया जब तक है, तब तक तो उनको रहना है फोर्सेस को। सर, ये कहना ठीक रहेगा कि 2028 का जो चुनाव होगा असेंबली इलेक्शन का, उसमें इतना डर नहीं होगा और इतनी पुलिस प्रेजेंस और या सेंट्रल फोर्सेस की इतनी प्रेजेंस नहीं होगी? 28 तो बहुत दूर की बात है। आप आज चाहें, अब आज की स्थिति में इंद्रावती नदी के किनारे शाम को आराम से बैठ सकते हैं, उसमें संशय नहीं है। पापा राव के बाद सर अब कितना शीर्ष नेतृत्व बचा हुआ है छत्तीसगढ़ में, या दूसरे राज्यों में वो भाग चुका है और वहां कोशिश रहेगी? हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में आप कहें तो पापा राव के बाद अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय DKZC लेवल का भी कोई व्यक्ति अब नहीं है। छत्तीसगढ़ में कुल जो DKZC हैं उसमें 1 गिरफ्तार हुआ है, 9 मैंने अब इसको मिलाकर लेके 10 पुनर्वास हुए हैं और 17 न्यूट्रलाइज हुए हैं। लेकिन जो आपने कहा कि अन्य राज्यों में सक्रिय हैं, तो उसमें कुछ नाम हैं। एक नाम मैं ले लेता हूं आपके सामने, वो सोडी केसा करके हैं, वो है छत्तीसगढ़ से, लेकिन वो सक्रिय हैं तेलंगाना में। ऐसे ही हेमला विजया है, उनसे छोटे हैं, DVCM है,
लेकिन वो सक्रिय है तेलंगाना में। तो छत्तीसगढ़ में हमारे पास चिन्हांकित कुछ लोग हैं जो नॉर्थ बस्तर डिवीजन में हैं और थोड़े लोग एक्सट्रीम साउथ बस्तर डिवीजन में हैं। तो उनसे भी चर्चा है हमारी पूरी कोशिश है कि वो भी नियत समय तक पुनर्वास करें और आर्म फोर्सेस भी अपना काम कर रही हैं। सर, इनको जब आप पुनर्वासित कर रहे हैं और जैसे अभी समाज में वापस आ रहे हैं, तो क्या सेक्टर्स हैं जहां इनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है? जैसे कि इस बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने टूरिज्म के ऊपर और बस्तर के ऊपर बहुत जोर दिया है। तो इन लोगों के लिए जिन्होंने 40 साल तक सिर्फ जंगल की जिंदगी देखी है, तो इनके लिए क्या आप लोग करेंगे और क्या इनको कैसे इनकरेज कैसे कर रहे हैं? जैसे ही ये आते हैं उतने में ही सबसे पहले इनको एक हम स्मार्टफोन दे देते हैं और उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बन जाएं इसकी भी कोशिश करते हैं ताकि वो सारे लोग पूरी ही दुनिया को जान और समझ पाएं। सारे ही लोग जिन स्किल डेवलपमेंट सेक्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, उनको ड्राइविंग सिखाया जा रहा है। बस्तर में बहुत सारे निर्माण कार्यों के तरफ भी जाने के लिए मेसन ट्रेनिंग का भी काम इसमें हुआ है। मोबाइल रिपेयरिंग के लिए भी लोग अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। ऐसे बहुत बड़ी संख्या है जो निरक्षर है, तो उनको साक्षरता हो जाए, उनकी 5वीं की परीक्षा वो दे पाए आने वाले समय में, इसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। It is a long road ahead to normalcy and rehabilitation, but not an impossible one. This is all we have for you. This episode was sound designed by Amrit Reggie and produced by Vinay Joshi. Executive producers Anirban Chaudhary and Arijit Barman. Thank you for listening, and if you liked this episode, do spread the word. All new episodes of the Morning Brief podcast drop every Tuesday, Thursday, and Friday. It streams on Amazon Prime Music, JioSaavn, Spotify, Apple, and Google Podcasts. Hope you enjoyed listening to this episode of the Morning Brief. I'm your host, Nidhi Sharma, signing off. Have a great weekend.